अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, जोशीले अंदाज और जज्बाती बयानात से हर वक्त अपने कारकुनों को इमरान खान की रिहाई की झूठी तसल्लियां देने वाले तहरीक इंसाफ के वकला अहम मुकदमात में अदालत में पेश होने के बजाय गैर हाजिर रहने लगे। पेशावर हाई कोर्ट में बल्ला छीने जाने का केस हो या फिर अपने लीडर की सजा मौतली की दरख्वास्तों की समात, तहरीक इंसाफ के वकला नित नए जवाब तराशते रहे हैं। आज जुड़वा शहरों में ना तो कंटेनरों की कोई दीवार खड़ी थी और ना ही धुंध का नामो निशान था। इसके बावजूद मेरे कप्तान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर वक्त पर अदालत ना पहुंच सके। 190 मिलियन पाउंड केस, जिसका फैसला ट्रायल कोर्ट ने 3 बार मनसूख करके 17 जनवरी को सुनाया था, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर के पेश न होने की वजह से इस केस की समात ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। अब इसे गैर संजीदा, गैर जिम्मेदाराना और नापुख्ता सोच कहें या फिर कुछ और, तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत और वकला की टीम अंदरूनी तनाज़ात में घिर कर इमरान खान के मुकदमात पर गफलत का शिकार नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ कब तक अपनी नाअहली या नालाकियों के इल्जाम दूसरों के साथ धरती रहेगी? इस हवाले से आज हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी को आया। फिर इस केस में सजा मौतली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता हफ्ते दायर की गई। आखिर क्या वजह हुई कि वकला की जानिब से सजा मौतली की दरख्वास्त जमा करवाने में 2 माह की ताखीर हो गई? सवाल नंबर 2, आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन अलीमा खान इस बात की तहकीकात कराएंगी कि आखिर क्या वजह है कि हर अहम केस में इमरान खान के वकला अदालत में ताखीर से क्यों पहुंचते हैं? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाता रहा कि अडियाला जेल से इमरान खान को छुड़ा कर ले जाएंगे, फिर जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने की बात की गई। अब ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ इस बात पर भी राजी हो गई कि वो अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे? सवाल नंबर 4, पहले से अंदरूनी साजिशों में घिरी तहरीक इंसाफ में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया जब सीनियर पार्टी रहनुमा बाबर अवान का नाम अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया। क्या इमरान खान से मुलाकात करने वालों के नाम पर फैसला पार्टी की कोर कमेटी करेगी या फिर अकेले सलमान अकरम राजा? सवाल नंबर 5, संजानी जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने इमरान खान की रिहाई के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अब 15 के बजाय 150 दिन गुजर चुके हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी पार्टी कारकुनों से किए गए वादों पर माजरत करेंगे? सवाल नंबर 6, साने 9 मई पर हुकूमत तहरीक इंसाफ से माफी मांगने का मुतालबा कर रही है, जबकि तहरीक इंसाफ अब तक इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रही है। क्या सिर्फ एक माफी से 9 मई के सारे दाग धुल जाएंगे? सवाल नंबर 7, बिलावल भुट्टो ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सालसी की पेशकश की है। क्या हुकूमत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का इरादा रखती है? सवाल नंबर 8, कहा जाता है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानिया बनाने में नाकाम हो चुकी है। पहले पीका एक्ट और अब जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू पर पाबंदी। क्या हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को खामोश कराने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है? सवाल नंबर 9, आज बुशरा बीबी की उनकी बेटी से मुलाकात करवा दी गई, लेकिन इमरान खान की बहनों की मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। क्या बहनों की मुलाकात ना करवा के जेल इंतजामिया ने अदालती हुक्म अदूली की है? सवाल नंबर 10, सोशल मीडिया और पार्लियामेंट में अक्सर ये बात की जाती है कि तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसे अनासिर हैं जो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते। क्या अहम मुकदमात में वकला की गैर हाजिरी से इन इल्जामात को तक़वियत नहीं मिलती? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके वकील अजहर सिद्दीक साहब। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब और सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन अतर काजमी साहब भी आज हमें ज्वाइन करें। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अतर साहब, मैं ब्रॉडली ज़रा सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह देखते हैं, आज एक बड़ा अहम केस था और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, मेरा ख्याल में मतलब कोई भी पीटीआई का कारकुन हो, ओहदेदार हो, शायद उस केस के लगने से 1 घंटा पहले से वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। लेकिन जब इतना इंपॉर्टेंट केस आया तो जो लीड कौंसल थे इस सारे मामले में, वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। हैरानगी नहीं होती आपको? देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया, पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। एक तो साइड इसकी वो है जो आपने बताई कि उनको वहां पे होना चाहिए था। दूसरी साइड इसकी ये है कि तहरीक इंसाफ के इतने मुकदमात चल रहे हैं, इतनी जगह पे इनकी लीगल टीम एंगेज है कि सम टाइम फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है। और आज भी यही बताया जा रहा था, अदालत के अंदर शोएब शाहीन साहब की जानिब से भी बताया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आ रहे हैं, कोई जो ज्यादा फासला नहीं है। लेकिन जो इसके इन जनरल जो आपका बात आप कर रहे हैं, जो पॉइंट मेक कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। इनकी जो भी वकील हो, जो इतना इंपॉर्टेंट केस हो, इमरान खान साहब का वकील का वहां पे मौजूद होना बहुत जरूरी था।
मेरे ख्याल में अतर साहब, मैं इसको ब्रॉडली एक्चुअली जिस एंगल से मैं देख रहा हूं ना, वो ये है कि आपस में एक दूसरे की खींचातानी जो है वो बहुत चल रही है। जेल में आज बाबर अवान साहब का नाम वहां पे डल गया, सलमान अकरम राजा साहब ने उसके ऊपर बड़ा एतराज किया कि भाई हमने तो ये नाम दिया नहीं, ये नाम आ कहां से गया, ये किसने डाल दिया यहाँ पे नाम। तो ये भी दो वकला आपस में वहां पे हमें नजर आया कि आपस में क्लैश हुआ। शेरज़ा मरवत साहब, वो भी एक वकील, उनको तो चलें साइडलाइन कर दिया गया। मिशाल यूसुफजई, उनको भी हटा दिया गया। ये वकला के हवाले तो पार्टी कर दी गई है, लेकिन वकला आपस में ही एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता है। जी, सूरत हाल कुछ ऐसी लगती है। फैसल फरीद चौधरी साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कल मेहर बुखारी साहब के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला आया है जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने कंसेंट दी है कि जो भी लोग उनसे मिलेंगे सियासी रहनुमा, वो बाहर आके बात नहीं करेंगे अडयाला जेल के बाहर। अगर वो ब्लैंकेट बैन है तो फैसल फरीद चौधरी साहब ने कहा कि मैं उसको चैलेंज करूंगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जमात के अंदर खास पर जो वकला के ग्रुप्स हैं उनके एक दूसरे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी होती है। फैसल फरीद साहब भी तनकीद कर चुके हैं, दीगर जो साइड्स हैं वहां से भी तनकीद होती है। तो ये तो वाज़े तौर पे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत जो बाहर है, खुसूसन जो वकील हजरात हैं, वो उनमें ना सिर्फ इख्तलाफात हैं बल्कि उनके ऊपर मायूसी का भी इजहार किया जा रहा है। अब आप देख लें कि इनके जो बहुत सारे कारकुन हैं उनके मुकदमात मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चलते हैं। आज ही इनके एक रहनुमा अजहर मशवानी साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि हमारे कारकुनों का केस था लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन जो बार के सदर हैं, जो हमारे वोटों से वहां सदर बने हैं, तहरीक इंसाफ की हमायत से सदर बने हैं, उनमें से कोई भी वकील रहनुमा वहां नहीं पहुंचता। किसी किस्म का हमें वहां पे एक तरह से हमारा साथ नहीं दिया जा रहा। तो वकला जिनके हवाले इमरान खान साहब ने सारी जमात कर दी, और वो जो वकला है ना वो कोई वकला तहरीक चला सके, ना वो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीत सके। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जमात के अंदर से भी वकला रहनुमाओं के ऊपर हो रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ये जो वकील हैं ये उस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए जब इमरान खान के बहुत सारे पुराने साथी उसको छोड़ के चले गए, मुश्किल वक्त के साथी हैं, लेकिन सवालात जरूर हैं इसमें। अजहर सिद्दीक साहब, आप खुद भी वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वकीलों से तो बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, लेकिन अदालतों के अंदर वकला की जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत से सवालिया निशानात मौजूद हैं। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। अगर तो वकीलों के वक्त पे पहुंचने पे, वकीलों को कोर्ट के अंदर मौजूद होने से मसला है, तो पिछले 2-2.5 सालों से आप देख ही रहे हैं, कोई इक्का दुक्का वाकया कोई ऐसा हो जाए उसको बेस बना के हम ये कि परफॉर्मेंस जज कर लें, तो मैं नहीं समझता ये ज्यादती होगी। इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आपको भी पता है कि इस वक्त हालात क्या, हाइब्रिड रजीम है, फैसले कहाँ होते हैं, और मैं आपके यहाँ अक्सर फेविकॉल का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। जरा वो समझने वाली बात है कि नॉर्मल हालात तो है नहीं ना। अगर आप सिंपल सी बात देखें, अगर नॉर्मल हालात होते तो क्या 26वीं आईनी तरमीम लाने की जरूरत थी? क्या जजिस को अदालतें पैक करने की जरूरत थी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिनका हक था, जिन्हें चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, वो बनने दिया गया। और आप इस बेंच की कंपोजिशन ही देख लें ना, इस बेंच की कंपोजिशन देख लें, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस है उनमें कोई मौजूद है? यानी जो बाहर से आए उन्हीं की मर्जी का बेंच बना देगा। मैं सिर्फ आपके सामने एक सिनेरियो रखना चाहता हूं कि यहाँ नॉर्मल हालात है नहीं है, और मैं नहीं समझता। मिसाल के तौर पर, आफ्टर ऑल वकील भी एक इंसान है, अगर लेट हो गए हैं तो अमूमन ऐसे होता है, हम भी कभी लेट हो जाते हैं कोई केसेस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, और डिवीजन बेंच के सामने केस है, ये सेकंड हाफ के अंदर आना है, तो इसमें हर्ज तो कोई नहीं था। थोड़ा सा मुनासिब, अगर यानी अदालतों को इंसाफ नहीं देना, क्या अदालतों को सिर्फ टेक्निकलिटीज कैन नॉट बी मेक हर्डल इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पीएन भगवती के बड़े जबरदस्त लफ्ज हैं। अजहर साहब, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, जो आपके एतराजात हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आप दे रहे हैं बिल्कुल बजा होंगे, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप बतौर एक वकील अगर खुद कोर्ट को एक रीजन दे रहे हैं, कोर्ट आपका नाम लेता है, कोर्ट वो केस नंबर जो है वो अनाउंस किया जाता है, और जब आपका वकील खड़ा ना हो तो फिर आपने तो खुद उनको एक एक्सक्यूज दे दिया ना कि जी ठीक है इसको आगे ले जाएं, और फिर चला गया केस, ईद के बाद चला गया। नहीं, देखिए मैं यही तो बता रहा हूं। अगर आप इसको यूं देखें कि ये चीजें एक्सपोज कर गया, यानी दूसरे वकील मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और ये अमूमन ऐसा होता है, ये कोई अनोखी बात नहीं थी। क्या फर्क पड़ता था अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट थोड़ा सा इंतजार कर लेती कि ईद के दिन है, वो ठीक है, अलग बात है, इमरान खान साहब ये सजा सस्पेंड हो जाती तो बाहर नहीं आना था, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अगर इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं ना, तो मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात से। ठीक है, वकला की कोताही अपनी जगह पर मौजूद है। मैं ओवरऑल हालात को सामने रख के बात बताऊं आपको। हम तो लड़ रहे हैं ना, हमें तो अंदाजा है ना कि क्या हालात और क्या मुश्किलात और क्या दिक्कतें हैं। आप सिर्फ इतना बता दें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, अभी आप बता दें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट वही हाईकोर्ट है,
अहमद नूरानी के 2 भाइयों के हवाले से, उनकी बाजियाबी के हवाले से, पहले यहाँ जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मियां गुल और औरंगजेब यहाँ पर पहले आते थे ना रिकवरी की प्रोसीड। हम लाहौर हाई कोर्ट से विड्रॉ करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं कि यहाँ पर इंसाफ के तकाजे वो पूरे होते थे। और अभी आप देख लें, आप खुद देख लेना कि अदालतों का मूड क्या बन गया है। अब जो एक उम्मीद, जिसकी उम्मीद पूरी कौम लेकर बैठी हुई थी कि अदालतें जो है इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप खुद देख लें कि हालात और वाकयात कहां पहुंच चुके हुए हैं। उसने आकर इसका निजाम ही सारा उलट पलट करके रख दिया है और मायूसी की एक कैफियत है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चले उन्होंने डेट डाल दी तो कोई बात नहीं, ईद के बाद सही, लेकिन देखना यह है कि क्या अदालतें जो हैं वो सस्पेंशन के हवाले से बड़ा सीधा साधा केस है। इट इज अ केस ऑफ बेसिकली नो एविडेंस। सर मैं आ रहा हूं, सर मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा राणा साहब से भी इसकी राय ले लूं। राणा साहब, ये कोर्ट के हवाले से ठीक है, वो कह रहे हैं, अजीज साहब फरमा रहे हैं कि इतनी रिलैक्सेशन होती है कि अगर एक वकील जो है वो दूसरे हायर कोर्ट के अंदर अगर बिजी है तो फिर आप उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया। लेकिन मैं इसके अलावा मतलब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अभी कल उन्होंने एक रूलिंग दी और उसमें उन्होंने एक पूरा एक तरीक़ाकार बनाया कि जनाब आप फलां लोग जाके खान साहब से मिल सकते हैं और ये हफ्ते में 2 दफ़ा मुलाकातें हो सकती हैं। लेकिन आज फिर उनकी बहनों को जो है मुलाकात नहीं करने दी गई। ये इस तरह की जब बात होगी तो फिर कोर्ट के जो फैसले हैं या हुक्म है उसकी वैलिडिटी क्या रह जाती, क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती फिर उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो पीटीआई को वो अदालतें पसंद थीं जो साकिब निसार की थीं और जो बंदयाल कोर्ट थी, जो गुड टू सी यू थी, जहां इनकी हर की गई कोताही और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी को ऐसे कह दिया जाता था कि उन तक पहुंचा नहीं होगा फैसला, तो वो अदालतें बहुत ठीक थी। और ये जहां ये कह रहे हैं कि एक सिनारियो है, तो अगर कोई ऐसा सिनारियो है जिस तरह का आप बता रहे हैं, फिर तो कोई कोताही आप लोगों की तरफ से तो होनी नहीं चाहिए। अगर आप वक्त पे नहीं पहुंचे, अगर आपने 2 माह के अंदर आपने जो है वो केस नहीं फाइल किया और फिर आप वक्त पे भी नहीं पहुंचे, तो इसका ब्लेम तो आपको मेरे ख्याल से मैग्नानिमसली लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके इंटरनल जो हैं वो क्या मामलात हैं। देखिए, मुलाकात के लिहाज से तो मेरे ख्याल से जो मुलाकातों का सिलसिला खान साहब का जारी व साजी है, उनकी चाहे फैमिली हो या उनके वकला हो, किसी को कोई कदगन नहीं है, धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं। और आज भी देखें, मुलाकात का एक तरीका होता है ना कि एक दिन में कितने लोगों ने मिलना है और मुलाकात का वक्त होता है कि किस वक्त जो है वो किसने मिलना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आज मुलाकात का दिन है तो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो धड़ाधड़ मुलाकातें होती रहेंगी। जेल मैनुअल के हिसाब से और ये जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से मुलाकातें हो रही हैं। और मेरे ख्याल से ये एक चीज़ ज़रूर हमें समझनी चाहिए कि उनको 14 साल जो है वो जेल हो गई है। अगर अब पीटीआई की ये ख्वाहिश है कि वो उन्होंने खान साहब ने पार्टी जो है वो जेल से बैठ के चलानी है और पार्टी की हर निटी ग्रिटी जो है, हर छोटा फैसला, हर शिकायत जो है उसका जवाब भी खान साहब से लेना है, और कोई अहल नहीं है इनकी जमात में कोई फैसला साजी के लिए या छोटे मोटे भी चीज़ों के लिए कि कैसे पार्टी ने चलना है, या जो बड़ी चीज़ें भी हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बैठना है नहीं बैठना, तो फिर ये इनकी अपनी अहलियत का मामला है, ये कोई मुलाकातों का इशू नहीं है। राणा साहब, देखें, ये राणा साहब क्या आपकी जमात जो है वो बड़े मियाँ साहब लंदन से नहीं चलाते थे? देखें, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं कि हमारी जमात जो है उसके 80-90% फैसले जो हैं वो जो उस वक्त के सदर थे शहबाज शरीफ साहब वो करते थे, और कभी अगर कोई हदायत देनी हो तो वो मशवरा हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं जब उन्होंने सदारत छोड़ी तो वो कोई बिल्कुल हर फैसले के ऊपर जो है वो बैठे हुए थे कि मेरी इंडोर्समेंट होगी तो वो फैसला होगा। मैं अगर इजाजत दीजिए, लीडर हैं, जनरल बाजवा को डेलीगेट करते हैं, जनरल बाजवा को आप लोगों ने ऊपर यहाँ जो है मसला इजाजत दीजिएगा राणा साहब इजाजत दीजिएगा। जनरल बाजवा को आप लोगों ने जब उनको एक्सटेंशन देनी थी, आपके सारे के सारे बड़े लीडर्स जो हैं जाके लंदन जाके बैठ गए थे। तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा, सरदार रियाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, सबके सब पूरी लिस्ट में एक लोग थे जो सब जाके मियाँ साहब के आसपास बैठे। उसके बाद यहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब को जब रिमूव करना था, वो मिफ्ता इस्माइल साहब उठ के ऑल द वे लंदन गए और वहां पे मियाँ साहब ने वहां पे बिठा के उनको कहा कि जनाब आप फारिग हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो है जब इस्तीफा देने लगे थे तो लंदन जाने में कोई रुकावट तो नहीं थी ना, कोई भी जाके उनको मिल सकता था। लेकिन खान साहब तो इस वक्त जेल के अंदर हैं और जेल मैनुअल जो है उसका जो है वो नाफिज होगा, तो उसके मुताबिक मुलाकातें हो रही हैं और धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं और कोई रुकावट नहीं है। अब वो जेल मैनुअल के मुताबिक ही होना है ना, देयर इज अ लिमिट टू हाउ मेनी पीपल कैन मीट फॉर व्हाट टाइमिंग।
तो वो उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो कोई ऐसी कदगन नहीं है। अच्छा ठीक है, अतर साहब ये वो कह रहे हैं जी कोई कदगन नहीं है हमारी तरफ से, आप जाके 100 दफा मिलें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फिर इशू क्या है सर, ये क्यों जेल मैनुअल के मुताबिक जेल मैनुअल के, अब जेल मैनुअल के किस तरह फाइंड आउट किया जाए, जेल मैनुअल के मुताबिक कौन सी मुलाकात होती है? जी अतर साहब। जी देखिए, मैं सुन रहा था अभी जो मुल्क में आइडियल जमहूरियत, सारी जो कानून आइन की बात की है, मेरे ख्याल में नॉर्वे के वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बात कर रहे थे, जो सूरत हाल वो बता रहे थे आइन की, कानून की, अदालतों की। तो मुझे तो यही लगा कि ये नॉर्वे के वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं। पाकिस्तान में तो सूरत हाल इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। अब मैं थोड़े से इनको जमीनी हकायक बता दूं। अब इस वक्त इशू ये है कि ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात हो, आज भी उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाएगी। जिस वक्त मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के निज़ाम कानून को मतलूब थे, वो पाकिस्तान की अदालतों ने उनको इख्तियारी करार दिया हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम और पाकिस्तान की काबीना उठ के जाती थी और उनसे मुशावरत करती थी लंदन में बैठ के। वो किस कानून के तहत होती थी? इमरान खान साहब ने तो कानून के सामने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है। वो तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वो तो कानून की गिरफ्त में है, कानून के सामने है, कह रहे हैं कानून को ठीक है, आपने जो सलूक करना है मेरे साथ करें। तो उनका सिर्फ कसूर इतना है कि वो कानून को मान रहे हैं। यहाँ जेल में बैठे में एक शख्स कानून को ना माने, अदालतों के फैसलों को ना माने, भाग के लंदन जाके बैठ जाए, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हो, उससे काबीना और वजीर आजम वहां पे जाके मिलें और वहां पे जाके मुशावरत करें। क्या वो आइन और कानून की पासदारी है? क्या वो आइन और कानून का वो अल्टीमेट इतलाक है जो हम यहाँ पे करना चाहते हैं? अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में जमीनी हकायक थोड़े से डिफरेंट है। जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो सबको नजर आ रहा है, और राना साहब हो जाएं या कोई और सियासी लोग हो जाएं, ये सब लोग भी मुख्तलिफ हालात से यहाँ पे गुजरे हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है वो ऐसे लगती है कि जैसे जो भी बंदा थोड़ा सा हुकूमत के खिलाफ होगा उसको किसी किस्म का कानूनी रिलीफ भी शायद ना मिले। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और ये सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। इनको खुद देखने की जरूरत है कि इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। अजहर साहब, ये हम लोग इमरान खान साहब की मुश्किलात आसान करने की जहां पे बात कर रहे थे, तो हमें वैसी रिसर्च करते हुए अली अमीन गंडापुर साहब की एक स्पीच जो है वो हमारे सामने आ गई। ये पिछले साल 8/9/2024 को एक जलसा मुनक्किद किया गया था। बड़े जोशीले अंदाज में अली अमीन गंडापुर साहब ने उस वक्त एक ऐलान किया था। वैसे ही मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए जरा सुनाना चाहूंगा अली अमीन गंडापुर साहब ने उस जलसे में क्या ऐलान किया था, सुनिएगा जरा। सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। खुदा की कसम हम इमरान खान को खुद रिहा करेंगे। सर ये 150 दिन हो चुके हैं, मतलब इस बात को भी, हफ्ता तो बहुत दूर की बात, 150 दिन हो गए। तो क्या करें अब? अली अमीन गंडापुर साहब को किस तरह समझाएं कि भाई वो नहीं आप हो सके? ये सिर्फ जोशीले किस्म के नारे हैं, तकरीरें हैं, कारकुनों का लहू गरमाने का सिर्फ एक तरीकाकार है। अच्छा, मैं पहले सिर्फ एक बात का मैं इत्तफाक मैं अर्ज करता था, राना एहसान साहब शायद वकील नहीं है, कानून पढ़ा नहीं है उन्होंने, ना प्रिजन एक्ट पढ़ा है, ना प्रिजन रूल्स पढ़े हुए हैं, ना इन्हें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का पता है, ना ICCPR का पता है, ना नेल्सन मंडेला रूल्स का पता है। किसने कहा ये? अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कल कहा कि 2 दिन मुलाकातें होनी है, बोकला की मुलाकात जो लिख के देंगे। अब मैं हैरान होता हूँ, जेल मैनुअल में क्या लिखा है कि 2 बंदों ने मिलना है। अच्छा, अगर जेल मैनुअल ये था तो नवाज शरीफ जब मुलाकातें किया करते थे 26 लोग, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ राना साहब को, रिकॉर्ड निकाल के देख लें। इमरान खान का दौर था, क्या वहां उस पर जेल मैनुअल नहीं था? ये छोड़ दे। और कहाँ मुलाकातें हुआ करती थी? याद है आपको? सुप्रीडेंट का जेल के कमरे के अंदर मुलाकातें हुआ करती थी, और बड़ी VIP मुलाकातें। और इवन जरदारी साहब तो बकायदा इंटरव्यू दिया करते थे, रिकॉर्ड भी अगर आप लोगों को याद हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम मानना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस वक्त हुकूमत वक्त में हम हैं, हम आप डंडे सोटे से ये सारा निजाम चलाएंगे। कंडेम करना चाहिए जमहूरी कुव्वतों को, इस कम अज कम जमहूरी निजाम की रवायात बहाल करनी चाहिए, आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करनी चाहिए। सर आपका जवाब। अब ये गंडापुर साहब ने जो कहा है सर, इसको भी कंडेम करेंगे, हफ्ते में छुड़ाना था खान साहब को। देखिए मैं बताना चाहूँ, देखिए मैं हमेशा 2 तरह की बात हमेशा करता होता हूँ। एक फैसला जो है वो कोर कमेटी ने करना है, इमरान खान साहब के मर्जी के साथ जो फैसला करना है उसके मुताबिक पार्टी ने चलना है। अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला के तौर पर, एक पार्टी रहनुमा के तौर पर उन्होंने जो बात की है वो, अब मैं उसको सियासी, मैं ये कहूँ कि सियासी गुफ्तगू है
लोगों को एंगेज करने के हवाले से भी है। लेकिन बात सिर्फ देखें ना, उन्होंने ये साबित किया गैर कानूनी काम तो नहीं किया। जो इल्जाम लगाया हुआ था कि हम चढ़ाई शुरू कर देते हैं, हम पता नहीं क्या करते, भैया हमारे लिए तो हाथ पांव तो काट के रखे हुए हैं। 144 का निफाज। वैसे अजहर साहब, ये जो आपने जुमला कहा ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सियासतदानों के पास अक्सर ये ना, ये बड़ी अच्छी एक गोली होती है। आपको जब कोई पुराना कोई बयान दिखाए ना कि जनाब ये देखें ये झूठा साबित हो गया, तो फिर आप लोग, वो खान साहब ने भी इसी तरह कहा था, वो मेरा सियासी बयान था, बात खत्म होगी, सियासी बयान था, कहानी खत्म होगी, चलो आगे चलें। अब देखिए मैं बात ये, देखिए मैं मंसूर साहब जो बात कहनी है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कोई इंतशारी जमात है, ना हमने इस तरह के बैठ के चढ़ाई जो माल्टन सानिया किया, ये सारे रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। एक एक चीज उसकी बकायदा देखिए, उसकी जुडिशल इंक्वायरी हो चुकी है। हमारे तो ना 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी होने दी, ना 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी। अगर ये इतने ही थे, अगर ये समझते थे कि हमने ये सारा कुछ किया, बल्कि कहते हैं तो करवा देते इंक्वायरी, सारा कुछ सामने आ जाता। इनकी हद तक तो है ना, देखें जुडिशल इंक्वायरी में आकर चीजें सारी सामने आ चुकी हुई हैं। हम सिर्फ बताना ये चाहते हैं, खुदारा इस मुल्क में आज भी होश के नाखून ले लें, आईन पाकिस्तान 1973 पर अमल शुरू करें। जो आईन और कानून कहता है, ये दरवाजे के पीछे छुपकर या डिक्कियों में छुपकर मुलाकात करने के लिए 4 नंबर के गेट के दरवाजे खटखटाने की बजाय कुछ आगे लेके चलें, इस मुल्क को बेटर सेंस प्रिवेल करें। मजाक हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ रहा है। बता दें कि जितनी ह्यूमन राइट, आप भी बैठे हैं, आप हर रोज प्रोग्राम करते हैं, जितनी ह्यूमन राइट वायलेशन इस दौर में हुई है, पाकिस्तान के किसी दौर में इतनी नहीं हुई है। चादर चाँद की पामाली, आप अंदाजा लगाएं, नजरबंदी के ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए घर तोड़ दिए गए, लोगों को गिरफ्तार कर लिए, माओ बहनों बेटियों के साथ क्या क्या जुल्म हुआ, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। अगर हम फिर भी शर्मिंदा ना हो तो हुकूमत वक्त मैं और क्या कह सकता हूँ। मुझे इजाजत दीजिएगा सर, राना साहब, बेटर सेंस शुड प्रिवेल। मैं इसी को एक क्वेश्चन इसके साथ क्लब कर देता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो एक पेशकश की है सालसी की, कि जनाब हुकूमत के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है मैं सालसी करवा देता हूं। तो सर अगर ये एक फॉर्मूला बन जाए और उसके जरिए उसके बाद ये भी कहा गया कि जनाब कौमी सलामती की कमेटी जो है, पार्लिमानी कमेटी, उसका इजलास दोबारा बुला लिया जाए, यू थिंक दिस इज अ वे फॉरवर्ड? ये एक्सेप्टेबल होगा आप लोगों को? देखें, एक दो मैं करेक्शन कर दूं। पहली बात तो ये कि जो सानिया मॉडल टाउन था उस पर जुडिशल कमीशन बैठा, और उस जुडिशल कमीशन ने जो है उस वक्त की हुकूमत को, जो उसके मिनिस्टर्स थे और जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, जिन पे ये इल्ज़ामात लगाते थे, उनको जो है वो गलत नहीं ठहराया। लेकिन आज भी ये झूठ बोलते हैं, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने के बावजूद ये रोज़ टीवी पे झूठ बोलते हैं, सानिया मॉडल टाउन के हवाले से सियासत करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ख़ुद इनकी हुकूमत थी, वफाक में भी पंजाब में भी, ये कुछ उस मामले में साबित नहीं कर सके, लेकिन उस पर प्रोपोगेंडा इनका आज भी चल रहा है। देखें, दूसरा जो आपका सवाल है सालिसी का, देखें हमने तो सालिसी के दरवाजे बंद ही नहीं किए। हमने तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने काबीना में कहा था कि हम हाउस में, पार्लियामेंट में कमेटी बना लेते हैं, वहां मामला हल कर लेते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ को इन्होंने रिजेक्ट कर लिया, और ये जो हमने जो उस वक्त जो 31 जनवरी तक हम इंतज़ार में बैठे हुए थे कि ये आके जो है वो मुज़ाकरात करेंगे, अपनी डेडलाइन को खुद ही इन्होंने जो है रिवर्स करके ये मुज़ाकरात से भाग गए। तो मुज़ाकरात और बातचीत तो पीटीआई नहीं करना चाहती। बहरहाल जो बिलावल भुट्टो साहब ने कही है वही एलामिया है। देखें, एलामिया जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जो पार्लियामेंट में हुई थी, कि हमें जो है कंसेंसस डेवलप और मजीद कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। और उसमें तो हमने इस चीज़ का अफसोस किया कि ये जो ऑपोजिशन थी इसको मौजूद होना चाहिए था, एक नेशनल एजेंडा था, दहशतगर्दी का मामला था। क्या मैसेज इन्होंने दिया? जो दहशतगर्द होंगे वो तो यही कहते होंगे ना कि देखें यहाँ की ऑपोजिशन जो है और जो हुकूमत है वो आपस में नहीं बैठ सकते। तो इनके ना होने से एक वीक मैसेज गया, एक गलत मैसेज गया। तो हमने तो उस चीज़ का भी अफसोस किया। तो जो दरवाजे बंद हैं सालिसी के हवाले से, बातचीत के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, वो हमारी तरफ से तो कभी भी नहीं बंद। तो बिलावल भुट्टो साहब की बात को हम इंडोर्स करते हैं, और मुमकिन तौर पे आगे बिल्कुल हम जो है एपीसी या एक और इजलास बुलाया जा सकता है नेशनल सिक्योरिटी का। अतर साहब, इसको हम रद्द नहीं करेंगे। ओके अतर साहब, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसको आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं? ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, अगर सारी सियासी जमातें बैठ के किसी मामले पे, खुसूसन जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, उस पर बैठ के बात करती हैं, डिबेट करती हैं, वो तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन मुझे ये सारी सूरत बड़ी मुज़ायका खेज लगती है कि बिलावल साहब ने ये कह दिया और हुकूमत भी आगे से कह रही है कि जी हम पॉजिटिव इसके ऊपर रिस्पॉन्स देंगे। भाई, आप दोनों की तो हुकूमत है। बिलावल कोई यूगोस्लाविया के वजीर कानून है, या कोई वजीर हैं, या कोई वहां के सियासतदान है? बिलावल साहब के वोट से ही राना साहब की काबीना बनी हुई है, राना साहब के वजीर आज़म
आजम बने में, इन्हीं के अभी हमने दावत दी तो थी ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, वो नहीं आए। अब वो दोबारा बात हो रही है कि दोबारा बुला लें, हम दोबारा दावत दे देंगे। वो पहली में नहीं आए तो वो हमको यूगोस्लाविया में तो हमने नहीं दावत दी थी जाके पीटीआई को कि यहां नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आ जाएं, इधर पाकिस्तान में दी थी जिसमें वो नहीं आए थे। अब दोबारा बुला लेते हैं। नहीं, अली अमीन साहब आए थे ना, आपके मियां नवाज शरीफ साहब भी नहीं आए ना, तो बाकी तो अली अमीन साहब आए थे तहरीके इंसाफ की तरफ से। तो बाकी ये है कि वो बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो एक ग्रैंड डिबेट की बात कर रहे हैं, जहां पे ओपन फोरम के ऊपर ये सारी चीजें डिस्कस हों। वो पार्लियामेंट में भी हो सकता है, पार्टियों की सतह के ऊपर भी हो सकता है, जरूर हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उससे होना कुछ नहीं है मंसूर साहब। ये सारी सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, ये सारी बातें हैं कि बिलावल ने ये कह दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने वो कह दिया, किसी और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत ने क्या कह दिया। ये बुनियादी तौर पे लोगों के शऊर की तौहीन है, इससे ज्यादा और ये कुछ नहीं है। अरे अतर साहब, इसमें रोड ब्लॉक क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं आ सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह के किसी सेटअप में आके बैठ क्यों नहीं सकती? नहीं, जरूर बैठे, जो मैंने कहा कि जरूर बैठना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ना बैठे या उनको कोई नहीं बैठने की जरूरत है, लेकिन क्या उसका फायदा क्या होगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बिलावल और हुकूमत तो एक हैं, वो जो सब कुछ कर रहे हैं, क्या उन सारी चीजों के अंदर फिर वो कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज के तहत वो चीजों को करते हैं? जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, जो कुछ किया गया, ये तो नहीं हो सकता ना मंसूर साहब के ऑल ऑफ सडन एकदम से बीच में से जमहूरियत का फूल निकल आएगा। जो कुछ आप बीज बो रहे हैं गुज़िश्ता 3 सालों से, कांटे बो रहे हैं और बीच में आप एक जमहूरियत का फूल उगाना चाहते हैं, वो नहीं उगता ना। आपने जो सूरत-ए-हाल पैदा की हुई है, उसी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में फिर आप चीजों को देखेंगे। तो ओवरऑल जब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी तो वो सियासी माहौल भी बेहतर नहीं होगा। साहब, इसका इस सारी चीज का एक और एंगल भी तो है ना। अगर बात क्रेडिबिलिटी की है, बात नाराजगी की है, तो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी अपनी एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई जो इसी हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार थी, जाके मिलती भी रही, सेक्शंस करती भी रही। 26वीं आईनी तरमीम को जो मंजूर करना था उसके लिए भी जो कमेटी बनी थी वो उसमें जाके बैठती भी रही, मनवाती भी रही। यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जुनैद अकबर साहब जो है उसकी सरबराही भी करते हैं, जाके बैठते भी हैं, मीटिंग्स को अटेंड भी करते हैं, दीगर भी जितनी कमेटीज बनी हुई हैं उन सबको वो अटेंड करते हैं। तो यहाँ पे तो फिर एक और चीज का भी शक है कि जहाँ पे चूंकि बात दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हमेशा इस बात का इल्जाम लगता है कि जनाब तालिबान के लिए आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि जब मामला एक्चुअली तालिबान को, टीटीपी को खास तौर पे टारगेट करने के हवाले से आ रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि बेहतर यही है कि इस कमेटी से दूर ही रहा जाए, हम कम से कम इस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा ही ना हो, कल को हमारे हाथों के ऊपर ना आए कि जनाब आपने भी ये फैसला किया था कि इनके अगेंस्ट ऑपरेशन करना है। मैं जो बात कर रहा हूं मंसूर साहब, मैं ओवरऑल सारी सियासी जमातों के किरदार की बात कर रहा हूं, मैं उसमें पीटीआई को भी शामिल कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि वो आके बीच में बैठ भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, जब तक ओवरऑल आपकी सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। बहुत सारी चीजों के अंदर पीटीआई वाले बैठे भी होते हैं, क्या वहां पे सिचुएशन बेहतर हो गई? ये बहुत सारी चीजों के बारे में आपने गिनवाया, क्या वहां पे हालात बेहतर हो गए? असल इशू ये है कि रूल ऑफ लॉ का और आइन और कानून के मुताबिक चीजों को चलाने का। जहां पे पीटीआई को सूट करता है वो भी डंडी मार देते हैं, जहां पे हुकूमत को सूट करता है ये लोग डंडी मार देते हैं। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, कोई ऐसे मामला हो, वहां पे सबको एक स्टांस लेना चाहिए, एक मौकिफ लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन मुल्क के अंदर बनी हुई है, वहां पे हर कोई अपने मुफादात के तहत उसको कौमी मुफाद नजर आता है। जहां पे उनका अपना मुफाद हो, जहां पे अपना मुफाद ना हो, सियासी मुफाद ना हो, वहां पे वो कौमी मुफाद को भी पसे पुश डाल देते हैं। ये वो सारी सिचुएशन है जिसका हमें सामना। अजहर साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसके अंदर तो कम से कम कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में बीएलए के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो नेशनल नैरेटिव है उसके साथ खड़ा होना चाहेगी, टीटीपी के हवाले से भी जो नेशनल नैरेटिव है मेरे ख्याल में उसी के साथ खड़ा होना चाहेगी। तो फिर जब अगर कोई एतराज नहीं है तो फिर हुकूमत के साथ इस मामले में एंगेज करने में क्या कबाहत है? अच्छा मंसूर, मैं सिर्फ एक बात बता दूं, अपना राना एहसान साहब को अंदाजा नहीं है कि मॉडल टाउन की जीआईटी की रिपोर्ट पढ़ लें, उसके आज तक डॉक्यूमेंट लेने के लिए शहबाज शरीफ का रोल सारा कुछ मौजूद है। फिर हमारी गवर्नमेंट पे डालने की उन्होंने बात की, जनाब आला जेआईटी हमने बनाई थी, इस्तगासा पे स्टे आज तक लिया हुआ उन्होंने। अब नवाज शरीफ वगैरह के जो करीबी साहब हैं इन्होंने लेकर रखा हुआ है, कार्रवाई नहीं होने दी। चलें छोड़े इन बातों की तरफ, बातें आ गई है। देखिए जहां तक बात है ना कि हमारी कंसेंसस की बात अगर याद हो तो मैं थोड़ा सा माजी में ले जाऊं आपको। 90 दिन के अंदर जब इलेक्शन कराने थे इल्जाम हम पे लगाया, एक 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए कितना वक्त आया कि उन्होंने, मैं वो बता रहा हूँ रिकॉर्ड के ऊपर। आप अंदाजा लगाए आईने पाकिस्तान पे अमल दरामद करने के लिए मखसूस रिश्तों के फैसले पे क्या अमल दरामद कराया आपने वो सीटें छीनने के लिए क्या कुछ नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम, कवानीन में तब्दीलियां, क्या
मजाक का कुछ, यानी आपने बेतौकी, आपने तो इंसान को इंसान नहीं रहने दिया ना, कि नजर आए ना कि जहां बैठकर। दूसरा देखें यहाँ कि कहा नहीं हमने 26 यानी तरमीम में साथ देने की कोई पता लगा कि या तो बुलडोज करना चाहते हैं, ये तो निजाम और उसके रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद चले, हमने कहा कि चल JIT के हवाले से आप आ जाए। अब JIT बनाना भी कोई मुश्किल काम था, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थी, यानी उसके लिए भी 52 दिन इन्होंने जाया किए। भाई हम सीरियस, ये कोई सीरियस लोग हैं? ये तो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं कि डंक टपाओ पॉलिसी, मिट्टी पाओ पॉलिसी। खुदारा अगर ये करना चाहते। अच्छा, दूसरी जो बात मैं आपके सामने बिलावल साहब वाली बात की है ना, मैं आपके लिए खबर दे देता हूँ जनाब। वो इंतकाल इक़्तिदार का हिस्सा बन चुके हैं इस वक्त। अभी रिसेंटली जो है ना, अटॉर्नी जनरल दफ्तर के अंदर बाकायदा डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो पोस्टिंग है एडिशनल, वो बाकायदा उन्होंने ले ली हैं। वो पंजाब के अंदर भी एडवोकेट जनरल दफ्तर में भी आ रहे हैं। तो हुकूमत का तो पूरा हिस्सा जो बाजार नजर आ रहा था ना कि वजारतें वगैरह ने ली हैं, उसमें भी काम हो रहा है, फंडिंग भी हो रही है। तो अगर बिलावल साहब को पॉजिटिव सेंस में अगर काम करना चाहता तो पहले बताएं तो सही ना कौम को कि 3 साल में जो जुल्म किया वो गलत किया। कोई एक लफ्ज आए, अभी देखे चार दीवारी का भी चादरें उठाई जा रही हैं बच्चियों की, कराची में जो गिरफ्तारियां हुई हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, दहशतगर्दी के लिए जंग के में हमने जितना काम किया वो रिकॉर्ड पे है। उसको धरना था जब हम उठ के आए APN के वाकया, APS के वाकये के बाद अजहर साहब प्लान बना। वैसे अजहर साहब ये जो कराची वाली आपने एग्जांपल दी, ये मेरे ख्याल में समीदीन बलोच जो है, आप उसकी बात कर रहे हैं ना। कल जो कराची में वाकया पेश आया, आप उसकी बात कर रहे हैं। आपको पता है यही समीदीन बलोच जो है इमरान खान साहब से उनके दफ्तर में जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिल चुकी थी। वहाँ पे उस वक्त शीरी मजारी साहिबा जो है वो उस वक्त ह्यूमन राइट्स की वजीर हुआ करती थी। उस बच्ची का मसला फिर भी हल नहीं हुआ था। आज बड़ा अजीब लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना, वो बढ़ चढ़ के कहती है कि जनाब हम तो देखें बड़ी ज्यादती हुई है समीदीन बलोच के साथ। आप लोगों ने भी कौन से उनके मसाइल हल किए? आप लोग भी वैसे ही रहे? मंसूर, देखें हमने वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखा है। सीखा नहीं तो इन सियासी जमातों ने नहीं सीखा। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वक्त के साथ बहुत कुछ सीख लिया है। और यही तो फर्क है कि इमरान खान आज भी खड़ा है इस निजाम के खिलाफ। अच्छा, चले मुझे अजहर साहब आप मुझे 4-5 ऐसी चीजें बताएं जो आप कहें जी पहले हमसे बड़ी गलतियां हुई थी, अब हमने सीख लिया, अब नहीं हम करेंगे। बताएं 4-5 चीजें कौन सी ऐसी? पहली बात तो बताएं, मैं लिख रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि हम जो मिसाल के तौर पर सख्तियां करना, सियासी जमातों के खिलाफ एक्शन लेना, ये इस तरह नैब ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये सारा किया, बिल्कुल हम बहुत कुछ सीख गए। सवाल नहीं पैदा हम किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से इस तरह के मामलात में आए। दूसरा जो बात है कि हम अगर हुकूमत में हो तो हम नेशनल कोहेजन की बात करें। हम वो चाह रहे हैं कि नहीं, इस तरह नहीं है, एक तरफ आप मारे, एक तरफ पीटे और दूसरी तरफ आकर बताएं कि हम आपके साथ हैं। हम यहाँ से भी सीख गए हुए हैं। तीसरी बात जो बड़ी आम बात है कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो रूल ऑफ लॉ, उस पे अमल दरामद के हवाले से, यानी ये कोई तरीका नहीं है कि हम बैठ और मंसूर साहब अगर आपको याद हो हमने क्या धरने रोके थे, हमने क्या इस तरह के पर्चे दिए थे, 144 का निसाब, नजरबंदी की ऑर्डर्स, हमने ये नहीं किए थे। हम तो उस वक्त भी है और आज भी अगर बैठकर अगर आप देखें कि हम चाहते हैं, और अगली बार आखिरी बात जो है कि हम चाह रहे हैं कि डायलॉग से, दहशतगर्द जमातों से कोई डायलॉग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं, हमने ऑपरेशन वगैरह सारा कुछ करके नतायज कहां लिए, हम आज कहां खड़े हैं, हमें ये सोचना है, सीखना, हमें स्टेट्समैन के तौर पर एक्ट करना है। लेकिन ये वो जमातें हैं जो 85 से अपना वो झोंकों की तरह जुड़ी हुई हैं इस मुल्क के साथ, जो मुल्क जब से आजाद हुआ उसके साथ जो है नहीं, ये तो बड़ी तजर्बाकार जमातें हैं ना। ये अगर ये कुछ नहीं कर सकी तो क्या करेंगे? और अगर हम करना चाह रहे हैं, अब मैं सीधा सवाल, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या उनके अगेंस्ट ऑपरेशन होना चाहिए? चलें इसका हाँ या ना में जवाब दे दें। मैं फिर बताना चलूं, मैं दहशतगर्दों के साथ किसी तरह के मुज़ाकरात का हामी नहीं हूं। ठीक है। और ये आप नहीं है या पीटीआई नहीं है, दोनों बता दें। मैं फिर बताना चलूं, मैं देखिए, आप टीटीपी में सारे लोग अगर शामिल कर लेंगे कि सारे के सारे दहशतगर्द हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए कहना। मैं बात बड़ी वाज़ेह है कि आप मुझे ये बताएं ना। सो बेसिकली आप गुड तालिबान बैड तालिबान वाले फिनोमेना के ऊपर जा रहे हैं। गुड तालिबान और बैड तालिबान बनाने वाले नवाज शरीफ वगैरह हैं, वो हम नहीं बनाने वाले हैं। ये बता रहे हैं अफगानिस्तान की पॉलिसी, आज रशिया को तोड़ के हमने इतना कुछ करने के बाद खोया ही है। हम फिर नहीं समझना चाह रहे कि हमने पाया क्या इस मुल्क के लिए। तालिबान बनाने वाले नवाज शरीफ थे, लेकिन दफ्तर आप उनको बना के दे रहे थे पेशावर में। मैं फिर बताना चलूं, अब ये बात फिर वही आ गई है कि आपको, यानी अब आपको पता है दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है?
अभी आप देने, आप बोल के देखें ना जरा, हाँ। आप पीका लगेगा आपके ऊपर, आप दहशतगर्दी का छोटा सा मुजाहरा करके देखें, दहशतगर्दी ये दहशतगर्दी होती है। हम किसी ऐसे दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं करते जो सियासी तौर पर कुचलने के लिए, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करे, सिविलियन हमारे इंस्टॉलेशंस को टारगेट करे, सिविलियंस को टारगेट करे, स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को, चौराहों को, हाईवेज को टारगेट करे, वो दहशतगर्द है। सिंपल इज दैट, इतनी सी बात है। मैं यही तो कह रहा हूं, उनके साथ क्यों मुज़ाकरात होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये कहें कि जो इस मुल्क के पाकिस्तानी है कि अगर वो अपने हक की आवाज उठाता है, उसका नुक्ता नजर अपना है, हाँ। कि उस नुक्ता नजर के बुनियाद के पर आप उसको कहें कि ये दहशतगर्द है, तो ये इसकी सपोर्ट मैं नहीं समझता कोई ज़ही शऊर इंसान। अगर वो गोली चला दे तो वो दहशतगर्द है। तो सर मैं फिर बताना चलूं, अगर वो गोली नहीं, सिंपल बात सर, अगर वो उसकी जमात या उसकी तंजीम या उसका गिरोह या उसका सरबरा अगर गोली चला दे तो फिर वो दहशतगर्द है। मैं फिर बताना चलूं आपको, मैं किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, मैं प्रिंसिपल्ड बात कर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल्ड बात कह रहा हूं, और हमें ये तय करना पड़ेगा। हम क्या किसी एक बंदे को, मैंने तो बड़ी सिंपल बात की है सर, वो रियासत के ऊपर अगर गोली चलाए वो दहशतगर्द है या नहीं है, सिंपल इज दैट। बिल्कुल है। अभी मॉडल टाउन का थाने में देखना, गोलियां चली ना, वो कौन थे? वो उन दहशतगर्दों का, उन दहशतगर्दों के साथ बैठना चाहिए। जरा आप बता दें। आप लोगों ने, आपकी हुकूमत आई, आपने उनका एहतसाब किया? बिल्कुल किया। किधर हमने किया? तो जेडी बनाई। किधर किया? बताएं कौन सा पुलिस ऑफिसर है जिसका एहतसाब किया आपने, बताइए। सुन लेना, हमने बैठकर उन सबको हटाया, इन लोगों ने आकर उनको लगाया, और फिर कमाल की हटा के कहां लगाया? वो देखें, हम क्या कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे उसके अलावा? जब वो ट्रायल ही नहीं चलने दिया, जब वो इस्तगासा ही नहीं चलने दिया, जेआईडी नहीं चलने दी, यानी ये हमारे पास में तो नहीं था। जेआईडी का अंदाजा लगाए, हमने जेआईडी बनाई कि असल लोगों को सामने लाया जाए। वो जेआईडी पे स्टे है आज भी, आज बता दे, ये नहीं बात होती। बताएं हजरा, इतने अरसे से जेआईडी पे क्यों स्टे पड़ा हुआ है? वो जेआईडी बने, आपके साथ नवाज शरीफ वगैरह सारे कसूरवार आ रहे थे उसके अंदर, और लेकिन कमाल की बात है, उन सबको हीरो बनाया हुआ इन्होंने इस गवर्नमेंट ने हीरो बनाया हुआ है, हर एक को लगाया, चुन चुन के लगाया इन्होंने। ये तो रिकॉर्ड की बात है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद नाज़रीन डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि कौमी असेंबली की, कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है, क्या वो कोई काम कर सकती है या नहीं। लेकिन अतर काज़मी साहब का भी ये कहना था, अजहर सिद्दीक साहब भी ये समझते हैं कि इसका फ़ायदा कोई नहीं है, ये रिजल्ट्स नहीं निकाल सकेगा। तो राना साहब, इसका रिजल्ट फिर किस तरह निकलेगा? अगर पीपल्स पार्टी अपना कोई रोल अदा कर भी दे तो उसका फ़ायदा क्या होना है? ये देखें, बात ये है कि रिज़ल्ट तो पहले भी निकलते थे। एपीसी जब बुलाई गई, मियां नवाज शरीफ ने बुलाया, रद्दुल फसाद किया, ज़रबे अज़्ब किया, और इस मुल्क में 2 बड़े ऑपरेशन हुए थे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, जिन्होंने नो गो एरियाज़ अगर ख़त्म किए तो वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हुए थे। और तब भी एक APS का जो एक सान्या हुआ था, वो एक वजह बनी कि ये PTI है। वो उस वक्त भी नहीं आना चाह रही थी PTI, तब भी इनका जो इन्होंने नैरेटिव, एक बोगस नैरेटिव, प्रोपेगेंडा बेस्ड नैरेटिव था कि क्योंकि हम अमेरिका की वॉर का हिस्सा है तो इसलिए मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। आज ना अमेरिका इस खित्ते में तो फिर भी दहशतगर्दी हो रही है। TTP का आप मैनिफेस्टो पढ़ लें, वो रियासत में रियासत चाहते हैं, वो फाटा पाटा का जो है रिवर्सल चाहते हैं, जो मर्जिंग हुई, तो वो चीज़ें तो आप मान ही नहीं सकते। जो चीज़ें उनकी डिमांड है, जो BLA सेपरेशन मानती है, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वो पाकिस्तान के आइन को नहीं तस्लीम करते, हमारे बॉर्डर्स को नहीं तस्लीम करते, तो उनसे आप जो है वो नेगोशिएशन, तो ये इनका किरदार है। इनका किरदार ये है कि नेशनल सिक्योरिटी की जब मीटिंग्स होती थी PTI के दौर में, तो खान साहब इसलिए नहीं आते थे कि ऑपोजिशन से हाथ ना मिलाना पड़े। ये नेशनल कोहेजन की बात कर रहे हैं अभी जो है अजहर सिद्दीक साहब, तो ये कौन सी नेशनल कोहेजन करेंगे अगर इनको हुकूमत मिलेगी? कहते हैं हमने लेसन सीख लिए। कौन से लेसन सीखे हैं आपने भाई? आज आप ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ते हैं कि क्यों UK की हुकूमत मुदाखलत करेगी, फिर आप कांग्रेसमैन के पास चले जाते हैं कि खत लिखो, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी हमें मिल जाएगी अगर कांग्रेसमैन पाकिस्तान में खत लिखेंगे। फिर आप जो है वो जो रिचर्ड ग्रीन था या जो भी था, उसके ऊपर तकिया करके बैठे हुए थे। उसके बाद आप ट्रंप पे तकिया करके बैठे हुए थे। तो क्या चीज आपने सीखी है? IMF को खत लिखना आपने सीखा है? अभी आप पिछले महीने कह रहे थे पाकिस्तानियों को कि भाई यहां रिमिटेंसेज ना भेजो इस मुल्क के अंदर, ये मुल्क के मफाद की बातें आप कर रहे थे। आपने कुछ नहीं सीखा। आज भी हकीकी आज़ादी आप समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते के जरिए आपको मिलेगी। तो ये आपकी सियासत है। और जो आपने 4 साल हुकूमत की, उनके कंधों पे बैठ के हुकूमत की, जो आप हुकूमत में आए, एक प्लान के तहत आप हुकूमत में आए, आपका पूरा 26-28 साल जो आप गिनवाते हैं, उसका निचोड़ ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने जो मिसाक जमहूरियत हुआ था, उसको आपने जो है उसको कब्र में डाला आप लोगों ने। तीसरा फरीक बन के
कि आप जो है वो एक कांधों पे चढ़ के हुकूमत में आए। तो ये चीजें जब आप कहते हैं हम सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, ये सारा आपका प्रोपोगेंडा है जो चल रहा है। लेकिन आपने ये जरूर किया है कि 9 मई आपने किया है, आपने जो है इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन की है, आपने शेल और टेयर गैस का इस्तेमाल किया है जब आप मुजाहरे करते हैं, जो कि किसी जमात ने नहीं किया। तो आपके क्रेडिट में पेट्रोल पंप भी जाते हैं, आपके क्रेडिट में जो है वो नफरत की सियासत और ये पोलराइज्ड माहौल जाता है। तो मेरे ख्याल से आपसे कोई भी जो आप उम्मीद दे रहे हैं वो किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी हकायक जो है वो मैंने आपके बयान कर दिया, आपको चेहरा दिखा दिया, ये आपकी सियासत है। अतर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो तफसील शेयर की राना साहब ने, जिसमें रेमिटेंसेस का भी जिक्र किया गया। रेमिटेंसेस तो पिछले 2 महीने से जो कम से कम फिगर्स आ रहे हैं उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, रादर वो इंक्रीज हो गए हैं। साथ ही साथ अमेरिका के हवाले से हमने आज ये पिछले 24 घंटे में डेवलपमेंट देखी है। वो जो विल्सन है वहाँ पे, जो उनके एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी जानिब से एक बिल प्रिपेयर किया गया है और वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को वो हिट कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से जो है बड़ा सख्त किस्म का वो बिल है। आई डोंट नो वो कल को जाके अप्रूव होता है या नहीं होता, लेकिन एक ये डेवलपमेंट भी है। और वो जो नहीं, मैं यहाँ मंसूर साहब एक बात ऐड करना चाहूंगा। ये देखें, आप अमेरिका की पॉलिटिक्स भी देख लें, जहां ये जाके लॉबी करते रहे, उनको नेतन्याहू नहीं याद आया, उसके खिलाफ कोई बिल नहीं निकला नेतन्याहू के खिलाफ, कि जिसने जो है बच्चों को एक कह ले कि बिल्कुल हजारों की तादाद में जो है उनको मर्डर किया, जलाओ घिराव कर दिया, वहां कोई बिल नहीं निकलता। लेकिन यहां पीटीआई ने जो है वो कितनी कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई अमेरिका एक्शन ले ले। तो ये तो हालात है इस जमात के। मेरे ख्याल में अतर साहब क्वेश्चन खुद ही फ्रेम हो गया, प्लीज योर कमेंट। देखिए, एक तो अजहर सदीक साहब ने पहले कहा कि राना साहब को कानून का शायद इतना पता नहीं है, लेकिन अभी मैंने जो गुफ्तगू सुनी, राना साहब ने तो पूरा फैसला सुना दिया, बस आखिर में थोड़ी मार के उन्होंने सजा सुनानी थी। उससे पहले आप क्वेश्चन मेरी तरफ लेके आ गए, तो राना साहब ने तो पूरी अदालत लगाई हुई थी यहाँ पे अभी। दूसरी बात यह है कि देखें, बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं हो रही। यहाँ पे जमीनी हकायक जो है वो थोड़े से डिफरेंट हैं। यहाँ पे वोट किसको पड़ा, किधर निकला, ये सारी चीजें जो है वो उस चीज में एडअप करती हैं। बाकी जहाँ पे कौमी मफाद हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, वो आपको अपने सियासी मफाद से बालातर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हर दौर के अंदर हम ये चीजें देखते हैं। फिर सियासतदानों का डिस्कनेक्ट है। आप अली अमीन पे हम बड़ी तनकीद करते हैं। पिछले हफ्ते ही अली अमीन साहब ने एक अफ्तारी की हुई थी और सारे वहां पे सहाफियों को बुलाया हुआ था। उसमें वो सहाफी भी थे जो उन पे तनकीद भी करते थे, वो सहाफी भी थे जो उन पे तनकीद नहीं करते। और जी, मुझे भी बुलाया हुआ था। आसमा शराजी साहिबा भी वहां पे थी, आमिर इलियास राना साहब भी वहां पे थे, समर अब्बास, बहुत सारे सहाफी, हामिद मीर साहब भी वहां पे थे। और उनसे 3-4 घंटे वहां पे सहाफी बैठ के बातें करते रहे और एक एक क्वेश्चन करते रहे। और कोई उन्होंने बीच में किसी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं हुई, कोई पहले ब्रीफ नहीं किया गया कि वजीर आला साहब आ रहे हैं तो ये करना है और वो करना है। क्या नून लीग का कोई लीडर ऐसे कर सकता है? क्या पंजाब के अंदर नून लीग की क्यादत आपको या किसी और सहाफियों को बुला के इतना एक्सेस दे सकती है वजीर आला को, या नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर सकते हैं? तो इनका इशू ये है कि ये यहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर किसी तरफ इनका कनेक्शन उस तरह नहीं है। आप राना साहब से कहें, अतर भाई, आप राना साहब से कहें, वो आपकी पंजाब की वजीर आला से मुलाकात करवा देंगे, उसमें ऐसी कौन सी बात है? आप कहें ना। वो ये पहले तो खुरम दस्तगीर साहब की मियां साहब से करवा दें, तो उसके बाद नहीं वो हो गई है मेरी, नहीं वो हो गई, वो हो गई है, खुरम साहब की हो गई, मियां जावेद लतीफ साहब की भी हो गई है, मियां जावेद लतीफ साहब की भी होगी। अच्छी बात है। वो भारत से जो सारे सहाफी आए थे वो भी मियां साहब से मिल के चले गए। हमारा तो दिल ही जलता रह गया। अब क्या हमारे लीडर नहीं है? राना साहब, ये तो ऑनर अतर साहब ने जो है ना वो एक रिक्वेस्ट डाली है, मेरे ख्याल में इनकी तो मुलाकात करवाई है। क्या मेरी और मंसूर साहब की इकट्ठी करवा दें? मेरी बिल्कुल इंटरेक्शन होनी चाहिए मीडिया से। बहरहाल ये मैसेज मैं जरूर मैडम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जी। चले देख लीजिए, आपकी बात जो है वो काफी हद तक पूरी होगी। लेकिन मेरा दोबारा वो सवाल जो था वो एक्चुअली जो विल्सन ने जो वहां पे एक बिल इंट्रोड्यूस किया है उसके हवाले से था कि एक जगह जो है वो इंगेज करने की बातें होती हैं, अली अमीन गंडापुर के जरिए जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राह हमवार करने की कोशिश होती है। अमेरिका में उन पॉलिटिशियंस को सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो इस किस्म के बिल जो है अपनी कांग्रेस में पेश कर रहे हैं।
देखिए, मैंने उस बिल की डिटेल्स नहीं पढ़ी, लेकिन ये मैंने ज़रूर सुना, उनकी ट्वीट भी मैंने देखी है। मुझे नहीं लगता कि ये बिल कोई कानून बनेगा। कानून बनने के लिए वहाँ पे बड़े वोट्स लेने पड़ते हैं। बाकी असल इश्यू जो है ना मंसूर साहब, वो पाकिस्तान में है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर अपने मसाइल को हल करेंगे, सियासी तौर पे हम पुख्तगी का मुज़ाहरा करेंगे, चाहे वो तहरीक-ए-इंसाफ वाले हों या हुकूमत वाले हों, तो ये जो अलामात कभी हमें अमेरिका में नज़र आती हैं, कभी सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं, ये सारी अलामात हैं। बीमारी पाकिस्तान के अंदर है, उस बीमारी को हमने हल करना है। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खुद ही जो है ना कोई इनके ऊपर इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा। जो मसले इधर हैं उनको हल करें अच्छे तरीके से। अजहर साहब, ये आपके अभी पिछले दिनों ये जो आपके फॉरेन रिलेशंस के हवाले से कमेटी आप लोगों ने बनाई हुई थी, उसे भी डिसबैंड कर दिया गया। ये अमेरिका में बैठे हुए जो आपके रहनुमा हैं, ये अपने आप ऑटो के ऊपर चल रहे हैं या उनको हिदायत यहां से जा रही हैं? देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, अगर कोई पार्टी की तरफ से ऐसी हदायत गई हो तो आपके सामने, मैं पहले आपके सामने 2-3 चीजें मैं रख दूं। राना एहसान साहब तो एक ही अब सांस में इतना कुछ भूल जाते हैं। कम कम रमजान है, रमजान का भी तकद्दस सामने रखना चाहिए। IMF के खत में कहाँ लिखा था कि जनाब आप कर्जा न दें? खुदा रहा, सिर्फ एक टॉपिक है जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ह्यूमन राइट वायलेशन से हट के कोई बात कही हो तो आई एम आउट ऑफ इट सर। कोई बता दें, अगर यूके में अगर बातें हुई ह्यूमन राइट वायलेशन की, अगर यूके की पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्रियन का ह्यूमन राइट वायलेशन की, अपना इमरान खान की आर्बिट्रेरी डिटेंशन पे UN का वर्किंग पेपर सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन वर्स है। यानी और दूसरा कौन कहता है, यानी आप अंदाजा लगाएं, अगर हमने यहाँ पर या किसी ने इसराइल के अगेंस्ट यहाँ आवाजें निकाली, पर्चे उन पे हुए हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं, क्या आप बात नहीं कर सकते? कौन किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि हमने पकड़ के जमहूरियत के हवाले से? और दूसरी जहां तक बात है, ये जितने भी कानून है, ये कानून के पार्लियामेंट के हमारे यहाँ भी ऐसे आते रहते हैं, जब पास होंगे तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल बात बड़ी वाज़ेह है कि खुदारा हम अपना मुल्क नहीं ठीक करना चाहते, हम ये हालात नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ इनमें जान के एक्विजिशन का निजाम अभी भी चल रहा है और जितनी बातें हैं इनमें सारी की सारी झूठ है। खुदारा ये माने जिस दिन आप गलती तस्लीम करेंगे कि हमने कहा सच सिर्फ अजहर सदीक बोल रहा है सच, बाकी सब झूठ है। आप बोलें, आप आगे कहें, नवाज शरीफ आकर बात करें, वो कहा है, वो तो बेचारा घर बैठा रहता है। बाकी क्या है, वो महंगाई, अच्छा अंदाजा लगाए, वो बता रहे हैं कि सेहत की सहूलियत 60 का इश्तेहार दिए, वो दो बंदों को जाके जिनका बेचारों का कसूर कोई नहीं था, डॉक्टर फैसल मसूद का या डॉक्टर नकी का, उनको पढ़ के सस्पेंड कर दिया। अद्वियात के लिए पैसे आप नहीं दे रहे, इश्तेहार के लिए आपने अरबों रुपया खर्च कर दिया। ये तो सोचे बैठकर, खुदारा झूठ और फ्रॉड और फ्रेब जो है ना अब चलने वाला नहीं है। राना साहब इसका मैं जवाब दे दें सर। ये वाकई MS को जो है वो फारिग कर दिया गया, जिन्ना हॉस्पिटल के भी, उससे पहले भी वो एक मेयो हॉस्पिटल भी गई थी, वहाँ से भी MS को फारिग कर दिया गया। डॉक्टर्स में बड़ा इस सिलसिले में जो है वो कंसर्न पाया जाता है कि वो जहाँ जाती हैं उसका मतलब होता है हॉस्पिटल का MS तो गया। देखें, बात ये मंसूर साहब के दर्जनों नहीं, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी और उसको चेक करने मैडम गई और उन्होंने वहाँ, मुझे इसकी निटी ग्रिटीज़ नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें पाई कि वो उस तरीके से मैनेजमेंट नहीं थी अप टू मार्क। और देखें, लोगों का हक है, अगर हुकूमत पैसा खर्च रही है और वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा, अगर लोग अपनी अटेंडेंस ठीक तरीके से नहीं लगा रहे, सफाई का माहौल ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये राइट है चीफ मिनिस्टर का कि वो उस पर एक्शन लें। बहरहाल ये मैं बता दूं इस परफॉर्मेंस का कि ये ज़रूर है कि जो 30% महंगाई की शरह थी वो एक साल में 1.5% पे आ गई है। जो डिफॉल्ट की बातें होती थी अब वो खत्म हो गई हैं, मुल्क स्टेबिलिटी उसने अचीव कर दी है। और ये सारे वो हकायक हैं कि जो मर्जी अजहर सदीक साहब जो है वो प्रोपोगेंडा करते रहे और जिस तरह मर्जी का बयानिया बनाते रहे, लेकिन ये अचीवमेंट तो की है हुकूमत ने और आगे भी हम समझते हैं कि हमने मुल्क में माशी बेहतरी लेके आनी है। अगर दहशतगर्दी का मामला है तो उसके ऊपर भी हम समझते हैं कि हमें कंसेंसस बनाना है और ये कौम देख रही है कि कौन उस कंसेंसस में नहीं है और कौन अपनी जाती सियासत जो है वो उसके दरमियान में ले आता है, कौन कौम को कहता है कि पैसे ना भेजो इस मुल्क के अंदर। तो ये सारी चीजें अवाम ये तमाशा देख रही है कि क्या हो रहा है, किस तरह की सियासत जो है वो PTI करती रही है, किस तरह जो है वो दुनिया के दरवाजे खटखटाती रही है कि कहती थी एब्सोल्युटली नॉट और वहां जाके अब तरले लेती है कि इस मुल्क के अंदर किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करो। अफजल साहब, अजहर सदीक साहब, अतर काज़मी साहब, नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम से अब तक इतना, इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।